नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो 2021-22 में जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, सभी पेपर को मैं करा रहा हूं क्वेश्चन बैंक। और इसमें बहुत सारे सेट में आंसर गलत दिए हैं, जो यहाँ अगर देखते हैं तो मैं 100% आपको सही उत्तर बताऊंगा और आपका सीटेट डिफरेंट रूप से निकलेगा, क्योंकि मेरा बताने का जो तरीका है कुछ अलग है। पूरे YouTube चैनल जितने भी देखते हैं कुछ अलग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम जो हुआ था 30 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर मैं लेकर के आया हूँ। CDP शुरू करते हैं देर न करते हुए, और आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, नंबर दे करके उत्तर दीजिएगा। एक नंबर का ABCD ऐसे देना है, और आपको मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा। आंसर हमसे पहले बताइएगा, लेकिन मेरी बात को जब सुनेंगे तो आपका और बेटर होगा पेडागोजी। क्लियर है? सुनिएगा। एक बालक कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत की ओर दर्शाता है? देखिए, कूदने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको चलना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, तभी आप कूद पाइएगा। मतलब कोई भी काम करने से पहले अगर कोई दूसरा काम करना पड़े तो वहां पे याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा आंसर में? चलिए, इसको बोलते हैं पारस्परिक ना, एक के बाद एक करना, उसको बोलते हैं क्या? पारस्परिक। जैसे कि कूदना के पहले चलना और उछलना, तो होगा विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। चलेगा तभी वह कूद पाएगा। यहाँ क्या बोला? विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। पूर्व में अनुमानित प्रतिमान का अनुसरण जो होता है ना, नकल करना। यहाँ जो गलत है, इस ऑप्शन में जो गलत वर्ड का प्रयोग किया है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ अनुसरण वर्ड का प्रयोग किया है गलत। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, यहाँ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया है। परिपक्वता अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये परिपक्वता अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सबसे बेटर होगा विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आप सभी को उत्तर देते चलिए। जिनका ये उत्तर गया था उनका सही जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बालक में वृद्धि विकास में क्या शामिल है? देखिए, वृद्धि होता है लंबाई चौड़ाई वृद्धि, विकास होता है माइंड का विकास। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में कह रहा है क्या शामिल है? मात्रात्मक होता है वृद्धि, गलत। वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन होता है, नहीं। अगर ये दोनों साथ में रहता तो मजा आ जाता। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों साथ में है। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक, बोले तो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि, और विकास जो होता है वह गुणात्मक होता है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन अलग अलग भी पूछेगा वृद्धि होता है तो आंसर मारिएगा मात्रात्मक, विकास होता है तो गुणात्मक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो यह आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहे कि निम्नलिखित में कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालक के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन, क्रोमोसोम। देखिए, विकास के दौरान जो प्रभावित करता है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है। तो सामाजिक दुनिया में ही बच्चों का क्या होता है मेरे दोस्तों? लालन पालन होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? देखिए, सामाजिकरण में सबसे पहली संस्था परिवार आता है, और उसके साथ में माता पिता आते हैं। यदि परिवार के साथ माता पिता नहीं आए तो पास पड़ोस भी आपका सही जाएगा। बात समझ में आया? प्राथमिक संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसके एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा। लेन देन चल रहा है यहाँ पे।
ताकि उपहार के लेन देन में समानता हो, माने बदला बदली हो तो भाई क्या हो, समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? याद रखिए आज से लेकर के हमेशा तक क्या बात मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का ने लड़की का कलम तोड़ दिया, लड़की ने लड़का का कलम तोड़ दिया, तीसरा लड़का देख रहा था और देखते देखते समझा क्या कि भाई दोनों बदला सदपट हो गया है, बात बराबर हो गया, इसलिए वो टीचर को जाकर के नहीं बोला। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, या बदला बदली किया और क्या दोनों समान रूप से बदला बदली किया, तो वहां यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण होगा हमेशा। जहां बदला बदली हो तो बराबर में हो, अपने लेवल में हो, है ना। उत्तर आपका इज द राइट आंसर। चलिए, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधित विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम है। अब देखिए यही क्वेश्चन से पकड़ना है कि कोलबर्ग के पियाजे के अनुसार संरक्षण करने में यदि बच्चा अक्षम है तो वह कौन सा अवस्था में होगा, ये बताना है। तो हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब क्या याद रखना है हमेशा के लिए, याद रखिएगा, कोई भी चीज काम करने में अक्षम हो, है ना, तुलना करने में अक्षम हो, कोई भी चीज में अक्षम हो तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही मारिएगा। अगर सक्षम हो तो मूर्त संक्रियात्मक मारते। सुन रहे ना मेरी बात? तो अक्षम रहेगा मतलब कि दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 2 से 7 वर्ष में होता है। लेकिन मूर्त में सब चीज़ खत्म हो जाता है, कठिनाई, अक्षम सक्षम हो जाता है बच्चा। तो इस बात को नोट कर सकते हैं, अक्षम रहे, कोई भी कठिनाई आ रहा है, किसी बच्चा को नहीं आ रहा है तो पूर्व में होगा, अगर आ रहा है तो मूर्त में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी लाइव में कॉपी निकाल करके रख के और कोई चीज़ जब बोले तो उसको नोट कर ले। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन में अधिक पानी आते हैं। देखिए, लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन में अधिक पानी आता है। समझ रहा है एक बच्चा क्या कि लंबा में कम पानी रहेगा, चौड़ा में अधिक पानी रहेगा। यद्यपि उसकी आंख के सामने ही पानी का एक बर्तन दूसरे बर्तन में पलटा गया। एक एक बर्तनवा है, लंबा बर्तन का पानी चौड़ा बर्तन में पलट दिया गया, फिर भी वो बच्चा कह रहा है क्या कि लंबा में कम है, चौड़ा में ज़्यादा है। तो पियाजे के अनुसार इसको तो आ नहीं रहा है। हम आपको बताए हैं कि अगर उसको नहीं आए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है और उसको लंबाई वाले गिलास में कहता है कम है और चौड़ाई वाला में बोलता है कि पानी ज़्यादा है और दोनों में पानी सेम था, तो ऐसे में बोलते हैं अकेंद्रीयता, माने न केंद्रित। उसको केंद्रीयता का गुण नहीं होता है, हम बोले ना नहीं आएगा, बोले तो न, अकेंद्रीयता माने समझ नहीं पा रहा है कि किस में पानी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है फिर भी अच्छा से करेंगे। बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चा बोला। अध्यापक बोला, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए? क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। बच्चा, पंजा। अध्यापक बोला, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे के जैसा दिखता है? बच्चा बोला, यह वाला। एक दो को जवाब दिया, एक पंजा एक यह वाला, जो भी क्वेश्चन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाली जा रही है? बताइए। ये जो बात हुआ बच्चों में और शिक्षक में, तो किस बात पर ये चर्चा चल रहा है ये बताना था। तो उत्तर जो होगा आपका पार।
क्योंकि पंजा का चिन्ह है और उसमें पूछा जा रहा है इसमें क्या आएगा, कौन सा पैर आएगा, तो पंजा आएगा। तो कुछ तो संकेत उसको मिल जा रहा है टीचर के द्वारा। तो संकेत कहीं भी मिले, टीचर से सहयोग मिले तो उसको पार बोलते हैं। पार बोले तो ढांचा। नेक्स्ट है लेई वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, वाइगोस्की साहब कभी भी नहीं भटके हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक खोजते हैं कि कहीं भी ऑप्शन रहे। वाइगोस्की साहब आपको बोलते हैं चिल्ला चिल्ला करके कि सामाजिक संस्कृति मार के आना है। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी बेटर है, आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बेटर जा रहा है। जवाब देते चलिए नंबर दे करके। जो लोग देख रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग भी कमेंट करते रहे। ABCD जो भी आपके मन में आ रहा है जवाब जरूर दे, इससे ज़्यादा सीख पाता है कोई भी। चलिए, पियाजे सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? देखिए, रचनावादी कक्षा में बच्चा जो होता है अनुसरण नहीं करता है, नकल करेगा नहीं करेगा दूसरे को देखकर। व्याख्या नहीं होना चाहिए रचनावादी कक्षा में, ऊब जाएगा। पुरस्कार के लिए केवल पढ़ाई होगा, केवल प्रयास करता है बच्चा कि हमको पुरस्कार मिलेगा इसलिए हम पढ़ेंगे, नहीं। स्वतः रचना माने क्या? स्वतः माने खुद से, स्फूर्ति माने तेजी से, गतिविधि से सीखते हैं। क्लियर? उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं मेरे यहाँ, उन सभी को कह रहे हैं कि लाइव हमेशा 11 बजे होता है और बार बार हमको कहना ना पड़े, आप लोग जुड़िए लाइव में, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरे के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है, समझिएगा कि मान लीजिए आप हैं किसी के मन को जान गए, किसी दूसरे के भावना को समझ गए, व्यवहार को समझ गए, तो उनमें कौन सा बुद्धि होगा? आपके अंदर कौन सा बुद्धि होगा बताएं? तो दूसरा वाला कहीं भी रहे वो होता है मेरे दोस्त, मैं बता देता हूं, इसमें आंसर में नहीं है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि होता है, ठीक है। तो शायद छपाई में कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ होगा, अंतः नहीं होता है दोस्तों, अंतर व्यक्तित्व होता है, याद रखिएगा, अंतर व्यक्तित्व होगा। अंतः होता है स्वयं के बारे में, यहाँ क्या था दूसरे की, तो अंतर होगा, अंतः रहता तो स्वयं, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, दूसरे के बारे में आप जान रहे हैं तो अंतर व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिला को नर्स और अध्यापिका दिखाने में और पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। बात सही है, पुरुष है तो वह पायलट बनेगा, महिला है तो वह नर्स बनेगा, अध्यापिका बनेगा, इसमें सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? देखिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं, यही मार्क चाहिएगा। अगर जेंडर रूढ़िवादिता मारे हैं तो आपका सही है। जेंडर समरूपता भी सेम चीज होता है, समान रूप से देखना है, तो यहाँ 2 ऑप्शन सही गए हैं। सीटेट दोनों ऑप्शन को सही माना है, अब की बार दोनों ऑप्शन सही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए में कह रहा है, कथन कारण कितने लोगों को नहीं आता है, समझिएगा अच्छे से। बच्चे के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। मतलब प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या है? आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास के लिए बोला, और इस कारण में बोला है क्या? भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ भावना के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ अलग चीज बोला जा रहा है, और दोनों सही है। यहाँ अलग बोला, यहाँ अलग बोला, मतलब कि दोनों व्याख्या नहीं करता है एक दूसरे का। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो क्या मानेंगे? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। अगर सेम चीज के बारे में बोलता तो होता क्या? व्याख्या करता है, ठीक है, याद रखिएगा। काफी लोगों को समझ में नहीं आता है अभी तक कथन कारण।
फिर भी जो लोग ऑफलाइन में नहीं समझ में आता है फिर से पूछिएगा, आज मैं बताऊंगा। चलिए, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई ऐसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति रक्षात्मक रूप अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? ऑप्शन है कि उसे रचनात्मक पुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। अगर कोई भी क्या कह रहा है यहाँ पे, आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह क्या करता है, रक्षात्मक रुख अपनाता है ना, तो उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, रचनात्मक शब्द अच्छा जाता है, और अपने काम को दोहराने के लिए कहना ताकि वह कुछ कर पाए। दोहराना ऐसे गलत होता है, रचना। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही जा रहा है। ऑप्शन है कि यह सुनिश्चित करना कि उसे हर प्रतिदिन कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान नहीं हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर काम में उसको सितारा मिल ही जाए, हर जगह मिल ही जाए, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। उसको जब कठिनाई हो रहा है तो दोहराने के लिए कहेंगे तब वह अच्छा करेगा। सी ऑप्शन देखते हैं, या सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि आदत ना पड़े, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, उसे किसी भी तरह प्रतिपुष्टि न देना। क्यों नहीं देंगे भाई, सबसे बेटर ए है, उसको कठिनाई हो रहा है तो उसको दोहराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? देखिए, पोर्टफोलियो में होता क्या है, बच्चों का क्रमिक रिपोर्ट दर्ज रहता है, तो इसमें कार्य नहीं है। देख लेते हैं, पोर्टफोलियो के समय विशेष दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। ये सही जा रहा है, नेगेटिव खोजना है हमको। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने और संग्रह करने और मूल्यांकन करने में संलग्न होता है। बात सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिकतम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पोर्टफोलियो असंबंध परीक्षण, ये गलत हो गया। असंबंध परीक्षण और क्विज होते हैं, नहीं भाई। पोर्टफोलियो क्या होता है, क्रमिक रिपोर्ट को दर्ज करता है बच्चों का। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा वह डी पर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन कारण नहीं, इसमें कूट है, कूट से भी काफी लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कौन सा कूट गलत है। समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं को पहचानना। ये तो अच्छा जा रहा है, बच्चा को पहचानना है रुचि को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निरादर करना, ये गलत हो गया। निरादर करिएगा टीचर होकर के, नहीं। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, अच्छी बात है। जिस प्रकार का है उसके अनुकूलन करना है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, ये भी अच्छी बात है। आपका उत्तर हो गया क्या, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश ध्वनि, सुनिएगा, प्रकाश ध्वनि स्पर्श और अन्य संवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचारण में शाब्दिक चिंता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों के अति निर्भरता और दूसरे से नजर चुराने की किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? बताइए, दूसरे से जो नजर चुराता है किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? चलिए उत्तर क्या होगा। अगर कोई भी बच्चा, सुन लीजिए मेरी बात, दूसरे से नजर चुरा रहा है, अपने काम में लगा हुआ है ना, दूसरे के बात को नहीं सुनता है, तो उसके अंदर स्वलीन गुण होता है। स्वलीन स्पेक्ट्रम प्रतिबिंब को दर्शाता है।
ठीक है, अपने आप में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? चलिए, नेगेटिव क्वेश्चन है। कक्षा में होने वाले चर्चाओं को शामिल करने का अवसर देना अच्छा बात है। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है, सबको भाग लेना है भाई। बच्चे की उपस्थिति और ठहराव को नियमित मॉनिटरिंग करते रहना है, टीचर का काम है। लेकिन समूह संबद्धता के आधार पर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। पृथक माने जब समूह बना रहे हैं तो अलग अलग समूह बनाएंगे, लड़का अलग, लड़की अलग, तेज अलग, कमजोर अलग। तो इस प्रकार से भेदभाव हो जाता है और भेदभाव कभी भी सीटेट गलत मानता है। अगला क्वेश्चन है और ये मिलान करने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कराने वाला हूँ। ध्यान से, दिव्यांगता दिया हुआ है, डिस्फेजिया दिया हुआ है। देखिए, हम बता देते हैं डिस्फेजिया में क्या होता है, तो जिसको बोलने में कठिनाई हो। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, जिसमें गति विकार हो, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया में जिसको गणित में कठिनाई हो, गणना में कठिनाई हो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित का मिलान करना है। भाई मिलान करना है तो हम आपको बोल दिए कौन किस में जाएगा। डिस्फेजिया बोलने में देखिए, भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल, ए का क्या हो जाएगा, ए आपका 4 हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया गति दिव्यांगता होता है ना, गणित। डिस्कैल्कुलिया तो आपका ही हो गया 3 वाला, गणित वाला। डिस्ग्राफिया आपको लिखने में, चलिए डिस्प्रैक्सिया आपको गति में, ठीक है, मिल रहा है ना। डिस्ग्राफिया मिला लीजिए, तो जिसको लिखने में दिक्कत हो, लिखने की योग्यता को प्रभावित करता है, मिला ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है और मैं अच्छे तरीका से आप सभी को बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही मिलान करना था ABCD यहाँ से, तो हम वहीं पे मिलान कर दिए, आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक किस तरह के रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रख करके। सतत रूप से आप रचनात्मक चिंतन को पोषित कैसे करिएगा? तो बच्चा पर आप सतत रूप से निगाह गड़ा के रखिएगा न, तो बच्चा घबरा जाएगा, वो कभी भी रचना नहीं करेगा, सोचेगा कि हम गलती कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षार्थियों में निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, ये गलत बात बोला यहाँ से यहाँ तक, है ना। चलिए, शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग तरीके का आप अवसर दे रहे हैं, बहुत बेटर बात है। अब भाई अगला क्यों गलत है? तो दे रहा है कि अनुसरण के लिए सख्त निर्देश। सख्त माने क्या? कठोर मजबूत निर्देश देंगे, करो नहीं तो पीटेंगे। ये सब गलत होता है, सख्त निर्देश गलत जाएगा, है ना, बच्चा सहेगा ही नहीं। अब आइए भाई, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि बच्चे को किसी समस्या समाधान ढूंढने में किस कदम को अपनाना चाहिए? बताइए, किस कदम को आप अपनाइएगा? तो उत्तर पाते हैं, समस्या की पहचान करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और आंकड़ों का संग्रह करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले समस्या पहचानेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, परिकल्पना का क्या करेंगे? परीक्षण कर लेंगे, तब संग्रह कर लेंगे, कॉपी उपी में नोट उट कर लेंगे। तो एक और ऑप्शन जाता है सही, बता देता हूँ आप सभी को। समस्या को सबसे पहले क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। परिभाषित माने पहचानना, ठीक है, किसी की पहचान को ही परिभाषित कहते हैं। समस्या का विश्लेषण भी करते हैं। विश्लेषण माने परिकल्पना बनाएंगे, बनाते समय विश्लेषण होता है। अब देखिए, परिकल्पना बनाना माने परिकल्पना का क्या करना? परीक्षण हो रहा है, बन रहा है। तो उसके बाद आंकड़ों का संग्रह माने परिकल्पना का परीक्षण। तो ये भी सही जाता है दोस्तों,
और सी भी सही जाता है। याद और नोट दोनों कर लीजिए। कैसे नोट करिएगा मैं आपको बताता हूँ। समस्या समाधान ढूंढने का क्रम कौन सा है, तो एक क्रम ये लिख लीजिएगा, एक क्रम ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। रुकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए और सी नोट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ले लिए? चलिए कैसे लिखिएगा, समस्या समाधान ढूंढने का क्रम। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, दोनों ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन में मारिएगा, दोनों साथ में दे दिया है इसलिए इसमें नंबर मिला होगा, कोई भी मारा होगा तो। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने में अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, वाह क्या बात है, तो बच्चे की सफलता का श्रेय किसको देती है बताइए। उसका मान लीजिए आप ही का बच्चा है, वह सक्षम है कोई भी पढ़ाई करने में, तो किस पर आप श्रेय दीजिएगा। योग्यता से आप दूरी बनाइएगा। ये ना कहिएगा कि ये इस फर्स्ट डिवीज़न है इसलिए कर लेता है ना, सेकेंड डिवीज़न इसलिए इससे नहीं होता है ना। घबराहट दीजिएगा जो बच्चा खुद से सक्षम है करने में। क्या माता पिता के कारण होगा, अनुवांशिकता के कारण होगा। मान लीजिए आपके माता पिता तेज है तो जरूरी नहीं है कि आप भी तेज होइएगा, है ना। बच्चे के प्रयत्न पर निर्भर करता है कि वह कर पा रहा है, सक्षम है, ठीक है। जितना प्रयत्न करेगा उतना कर पाएगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। देखिए, एक अध्यापक को कभी भी अपेक्षाएं रखना है तो बच्चों से रखेंगे, लेकिन पूरा ध्यान देकर के उत्तर देना है। केवल प्रतिभाशाली से करेंगे, माने तेज विद्यार्थी से, तो गलत बात है। सबसे कोशिश सोचता है एक टीचर क्या कि मेरा सब बच्चा पास हो। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जेंडर वर्ग का ध्यान, जेंडर माने हो गया लड़का लड़की का ध्यान न रखते हुए सभी वर्ग बोले जाति, जो भी जाति का हो, चाहे वह पहला क्लास हो, वर्ग बोले तो पहला दूसरा जो भी वर्ग का है, सभी से अपेक्षा रखना है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ कह रहा है कि विशेष श्रेणी विद्यार्थियों को छोड़कर, उसको काहे छोड़ेंगे, है ना। भिन्न भिन्न लड़का लड़कियों को अलग अलग अपेक्षा नहीं रखना है। हम देखिए, या आप हैं, हम जैसे ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि सब पास कर जाए, ठीक है। और मेरे यहाँ का रिकॉर्ड काफ़ी बेटर है। जो लोग नए हैं मेरे यहाँ, 10 में 9 रिजल्ट निकला मेरे यहाँ। एक गड़बड़ हुआ, पहले ही छोड़ दिया भाई पढ़ने से पहले, अब बहुत कम पढ़ता था, तो 10 में 9 रिजल्ट मेरे यहाँ आया। तो फिर हम की बार जो सेशन के ऑफलाइन में जो भी है, थंबनेल में आप लोग देखे होइएगा जितने स्टूडेंट हैं, मेरा आशा है टोटल लोग निकलेंगे। बस आप लोग प्रयास जारी रखिए, लाइव में जरूर शामिल होइएगा। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम तो सामाजिक संरचनावादी, अधिगम एक सामाजिक संरचना है। और क्वेश्चन में जब सामाजिक बोले और ऑप्शन में भी सामाजिक मिल जाए, सेम चीज दोनों में मिले, तो याद रखिएगा सीटेट तो अभी तक इसको सही मानता है। क्लियर। चलिए, पीटर कहता है कि मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा असफल हूँगा। देखिए, इतना नेगेटिव आदमी है कि खुद से बोल रहा है कि मैं फेलियोर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं हमेशा असफल, मैं हमेशा फेल करता हूँ। ये क्या दर्शाता है। याद रखिएगा, मेरे जितने भी ऑफलाइन के क्लास है, कभी नहीं सोचना है कि हम फेल कर जाएंगे। यार गर्दा उड़ा के आना है, 120 प्लस नंबर लाना है। नौकरी करना है आपको तो आप ही को करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर जो अपने आप को सोच लिया कि मैं असफल हूँ, तो सीखी गई उसको निसहायता बोलते हैं, बेचारगी बोलते हैं। बेचारा है ना, गधा हो गया भाई। जो सोच लेता है कि हम फेल कर जाएंगे तो गधा के समान है भाई, सीधी सी बात है। तो निसहायता याद रखिएगा। क्या याद रखना है, कोई भी बच्चा अगर कह रहा है कि मैं फेल कर जाऊंगा, हमसे नहीं होने वाला है, तो ये वर्ड खोजिएगा, निसहायता। कितनों कुछ कर लीजिए वो कुछ नहीं करेगा, बेचारगी बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश के प्रोत्साहन के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग किसके प्रोत्साहन के लिए करना चाहिए? क्वेश्चन यही ना बोला। कंठस्थीकरण कभी मारिएगा, रटने वाला काम करिएगा नहीं ना करिएगा, प्रत्यास्मरण करिएगा नहीं ना करिएगा, समालोचनात्मक सही जाता है, समान आलोचना माने सबका आलोचना होना चाहिए, लेकिन कंठस्थ उसमें लगाया है, क्या हो गया भाई? यही ना था 26। हाँ, क्या करना है? तो अनुभव जनित अधिगम करना है और समालोचनात्मक चिंतन आपको बोले थे कि सही जाता है, अनुभव जनित सही है। अब भाई गलत डी में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लिखा है प्रत्यास्मरण, स्मरण यहाँ गलत जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? बच्चा जो अधिगम करता है, सीखता है, उसमें उन्नति होने की संभावना कब होती है, ये बताना है। तो अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री देना। देखिए, एक समान अध्ययन सामग्री देंगे तो कमजोर विद्यार्थी भी होता है, तेज विद्यार्थी भी होता है, तो एक समान सामग्री नहीं देना है, ये गलत हो गया। अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित करना, ये काफ़ी बेटर होता है। ढांचा, संकल्पनात्मक ढांचा, ढांचा बोले तो सहयोग, जिस प्रकार का जिसको जैसा सामग्री की आवश्यकता है वैसे देना, तो संकल्पनात्मक हो गया सही। अब देखिए, अधिगम सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में, असंबंधित जो शब्द है गलत है, यहाँ परिभाषा गलत है, तो उत्तर आपका बी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, काफी बड़ा प्रश्न है, चलिए बड़ा करके ही पढ़ेंगे, जो सही जाएगा वो मारा जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए 28 नंबर पाइएगा। निम्नलिखित में कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? ऑप्शन है, सुनिएगा, वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, वैसा टीचर जो केवल अनुशासन पर ध्यान देता है, गलत होता है। ठीक है, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को यह बताती है कि उन्हें कई विधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरा क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ सहयोग किया जा रहा है क्या कि कोई बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, 2 घंटा का एग्जाम है और आपको हम सूचित कर देना है 1 घंटा पर एक बार घंटी बजा देना है, तो एक प्रकार का ये सहयोग हो गया, और इस प्रकार का सहयोग जो होता है वो बेटर माना जाता है। एग्जाम में जाइएगा, कहेगा 1 घंटा हो गया समय, फटाफट बनाए, ठीक है, तो ये सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो उसका क्या अर्थ है? कोई अगर फेल कर रहा है तो उसका अर्थ क्या है? याद रखिए, कहीं भी कोई भी संस्था में कोई फेल कर रहा है तो व्यवस्था को फेल माना जाता है, व्यवस्था को असफल माना जाता है। कोई बच्चा फेल कर गया, सब पास कर गया, एक फेल कर गया, तो व्यवस्था को असफल माना जाता है। ये कौन से क्लास के लिए? तो 1 to 5 6 to 8 के लिए, ये नहीं कि मेरे क्लास के लिए। आप लोग सोच लीजिएगा, है ना, मेरा ऑफलाइन क्लास में एक फेल किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा व्यवस्था फेल है, 9 को पास कराया हूँ 10 में, ठीक है, तो बच्चों के लिए चलता है। अभी कथन सुनिएगा, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियां को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। बहुत बढ़िया बात है भाई, अवसर देना चाहिए ना, रुचि को पोषित करना है। जैसे कि तरह तरह के वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चा करना। देखिए कितना अच्छा अच्छा वर्ड का प्रयोग किया है। इसके लिए भाई आप टीचर है तो अवसर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा चिंतन करने के लिए, तो ये तो सही जा रहा है। अब देखेंगे बी का बोलत है, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। अधिगम की जो प्रकृति है वह क्या है? क्रियाशील और सामाजिक है। और क्रियाशील कैसे है भाई? अधिगम के बारे में यहाँ बोल रहा है। यहाँ क्या विद्यार्थी
अर्थ ग्रहण करने में, अर्थ माने क्या, अर्थ माने क्या, सीखना, सीखना बोले तो क्या, ग्रहण करना बोले तो क्या, सीख रहा है, सीखना माने क्या, अधिगम। तो यहाँ सीखना बोला, यहाँ ग्रहण करना बोला, दोनों रिलेशन बना हुआ है एक दूसरे को। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या भी करता है। तो ऐसे ही मानना था दोस्तों। आज के क्लास में इतना ही, और जितने लोग ऑफलाइन मेरे यहाँ क्लास करते हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दूर दूर से, उन सभी को कह दे कि 11 बजे आप लोग आ जाइए, कहना ना पड़े, लाइव क्लास में बेटर तरीका से करा रहा हूँ। जितने भी है पेपर हुए हैं सभी को कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।